तो महान ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह हर शनिवार को शाम को 7:30 बजे 7:30 पर हम पूरे सप्ताह का मूड एनालिसिस करके बाजार का कंप्लीट साप्ताहिक दर्शन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें इस सप्ताह मार्केट ने क्या किया, क्या टॉप ट्रेंड न्यूज रहा, शनिवार को उसका विश्लेषण करके आप तक पहुंचाते हैं और इससे आपको अगले सप्ताह की एक दिशा भी तय हो जाती है। तो नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, आप देख रहे हैं अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का वह कड़ी जहां पे हम साप्ताहिक बाजार दर्शन में ए से लेके जेड तक स्टॉक्स के मार्केट दर्शन को करते हैं। यहां हर न्यूज क्या हुआ, क्यों हुआ, मार्केट को समझने में आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को इनहैंस करती है और आपके स्टॉक मार्केट्स की अपडेट में एक वैल्यू ऐड करती है। तो चलिए इसी में हम मैक्रो, इकोनॉमिक और पॉलिसी, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने VRRR ऑक्शंस में लिक्विडिटी बढ़ाई है। VRRR का मतलब यह होता है कि जैसे किसी विषम स्थितियों में जब आरबीआई को ऑक्शंस करने की आवश्यकता होती है लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो बैंकिंग सेक्टर के समक्ष जो है एक ऑक्शन रहता है और 7 दिन 10 दिन 15 दिन जितने दिन के लिए उनको पैसे की लिक्विडिटी की डिमांड होती है उसी के आधार पर वो ऑक्शंस को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम से जो है वो कैश की कमी ना हो और मार्केट अचानक से किसी एक विषम स्थितियों में ना फंसे, तो उसके लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड बाइंग के बावजूद यील्ड कंट्रोल में नहीं रहा। इसका मतलब डेट मार्केट आरबीआई से पूरी तरह इस वक्त कन्विंस नहीं है, उसका असर मार्केट में थोड़ा टाइट हम लोगों को देखने को मिला। वहीं अगर हम डॉलर और रुपीस की बात करें तो 2025 में आपको पता है कि मार्केट में डॉलर के मुकाबले जो रुपीस रहा है वो कैसा रहा है, थोड़ा सा हम लोगों का कमजोर रहा है। अगर हम लोग करेंसी की बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए एफआईआईज जो है वो हमेशा से कॉशियस बने रहे और इंपोर्ट कॉस्ट जो है लगातार बढ़ती रही। उसी में सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो है वो आप लोगों का क्रूड ऑयल रहा, लेकिन क्रूड ऑयल में हल्का रिबाउंड हुआ, ऑयल ऊपर गया तो इन्फ्लेशन और एनर्जी सेक्टर दोनों थोड़ा सा मूव करने लगे, उनको थोड़ी सी पंपिंग मिल गई। वहीं अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट स्टॉक मार्केट में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर होता है, तो इन्फ्लेशन स्टेबल रहा है लेकिन फूड प्रेशर बनने को देखने को लगातार हमें मिला है। इसलिए आरबीआई ने रेट कट को थोड़ा आसान कर दिया था, जिसकी न्यूज को हमने पूरी तरीके से कवर अप किया था। वहीं यूएस फेड यूएस फेड भी जो है हमेशा से पूरे 2025 में देखिए तो लास्ट के 1.5 महीने ये हमेशा से एक मार्केट में ट्रेंडिंग न्यूज और मार्केट में एक बड़ा इंपैक्ट देखने को इसके थ्रू हमें मिला, जिसमें यूएस ने थोड़ा सा इसके पीछे वाले सप्ताह को देखिए तो फेड रेट कट की वजह से जो हमें एक थोड़ी सी सहूलियत मिली थी उसमें डीले शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब थोड़ा उसकी डेट को आगे बढ़ाया गया। उसकी वजह से जो ग्लोबल लिक्विडिटी थी वो थोड़ी टाइट हो गई, रिस्क एसेट्स पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा रिकवरी हुई और ओवरकम मार्केट को देखने को मिला। वहीं चाइना थोड़ा स्लोडाउन की चिंता सफर कर रहा था। मेटल गोल्ड आप देख रहे हैं लगातार बहुत तेजी से भागने के प्रयास में लगा हुआ है और लगातार भाग रहा है, लोगों की रीच, लोगों की पहुंच से बाहर हो गया और मार्केट में एक अचानक सा प्रेशर भी क्रिएट के रखा हुआ है। तो मेटल और ग्लोबल ट्रेड पर खासा असर देखने को मिला है और उस पर भी हमें पैनी नजर बनाकर चलना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट अगर न्यू ईयर को देखा जाए तो रैली में रहा, रिस्क ऑन सेंटिमेंट रहा। इंडिया पीछे तो नहीं पड़ा लेकिन ये मानकर चलिए कि आउट भी नहीं रहा, तो मतलब बहुत बड़ा पार्टिसिपेटर भी नहीं बना लेकिन आउट भी नहीं रहा। वहीं इंडियन जीडीपी की बात करें तो ग्रोथ जो है स्टेबल दिखाई दिया, इकोनॉमी ठीक दिखाई दी जो आपका Q2 का रिजल्ट आया था। मार्केट सेंटिमेंट थोड़े कमजोर रहे लेकिन उसके बावजूद भी आपको बाजार की स्थिति पॉजिटिव होते हुए आज की स्थिति में देखने को मिला। वहीं अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का बैलेंस्ड अप्रोच रहा, ना बहुत लूज रहा ना बहुत टाइट रहा। इसकी वजह से मार्केट में आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ और पॉजिटिव रिकवरी देखने को मिली।
इंडेक्स की बात करें, मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी ग्लोबल पीयर्स से पीछे रहा। वैल्यूएशन और इमर्जिंग ग्रोथ की चिंता आज भी निफ्टी और ग्लोबल पीयर्स के ऊपर बनी हुई है। बैंक निफ्टी रेंज बाउंड में चला, एक अच्छे मूव के लिए कैटलिस्टिक का काम नहीं देखने को मिला, लेकिन बीच में थोड़े एक मूव के बारे में पार्टिसिपेशन में बैंक्स ने इसके साथ एक अच्छी भूमिका निभाई, जिसमें टॉप लीड बैंक में एचडीएफसी ने भी अच्छा उन लोगों को मोटिवेट किया। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो थोड़ा थका हुआ मार्केट था। फास्ट रैली के बाद पॉज नॉर्मल हुआ और वहां से मार्केट को मिड कैप में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली। अगर हम लोग वॉलेटिलिटी की बात करें तो थोड़ा लो वॉलेटिलिटी थी, हाई अनसर्टेनिटी थी, चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। अभी भी मार्केट ऊपर होने के बावजूद भी बायर्स के रूप में कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो रहा। मार्केट अंदर से थोड़ी सी आप मान के चलिए तो नर्वस दिखाई दे रही है, जो डेटा इस चीज को जस्टिफाइड भी कर रहा है। ईयर एंड में प्रॉफिट बुकिंग, फंड के लिए गेन लॉक किए गए, लगातार सेलिंग का प्रेशर पूरे साल बाजार ने देखा। लास्ट के 4 महीने में बाजार ने सेलिंग का प्रेशर बहुत अच्छा देखा। अगर वहीं सपोर्ट की बात करें तो डीआईआईज, रिटेलर्स, हम लोगों की जो अपनी खुद की बाजार है उसने बहुत सपोर्ट किया और लगातार मैंने हर सप्ताह की वीडियो में यह बात आप लोगों को बताई कि एफआईआईज ने बेचा भले, लेकिन डीआईआईज ने और हमने अपने मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से संभाला। तो सपोर्ट पर बाइंग लगातार देखने को मिली, रेजिस्टेंस पर सेलिंग लगातार देखने को मिली और बीच की स्थितियों में मार्केट साइडवेज रह गया और कंसोलिडेट कर गया। पैनिक नहीं रहा, कॉन्फिडेंट भी नहीं रहा, वेट फॉर वॉच, ये वाली टेंडेंसी लगातार हम लोगों को अपने स्टॉक बाजार में देखने को बनी रही। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन राइटिंग जो है वो बहुत हैवी हुई। बिग प्लेयर साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें एक लगातार मूव देखने को मिला। उसके पीछे का एक रीजन है कि इंडिया विक्स जो है वो लो रही। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिनको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में थोड़ी सी कम आती है तो हमारे अन्य एक प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग आपको ट्रेडिंग की महापाठ, ट्रेडिंग के महाशास्त्र और रेगुलर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस तरीके से एजुकेशनल कंटेंट भी पढ़ाते हैं, तो वहां पर इंडिया विक्स को जाकर के आप लोग जरूर पढ़िएगा। इंडिया विक्स अगर स्लो है तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक सडन मूव का रिस्क बढ़ जाता है और मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम के सेंटिमेंट बढ़ जाते हैं तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। जो गिरावट का रिस्क है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर की बात करें तो लोगों का माइंडसेट, टाइम फ्रेम सब अलग रहा। थोड़ा सा कहीं पे बिलीव आया तो थोड़ा सा कहीं पर नर्वसनेस आया। इसके पूरे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो एफआईआईज, डीआईआईज, थोड़ा सा इनके फ्लो की बात करें तो एफआईआईज का रिकॉर्ड जो है वो आउटफ्लो रहा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ग्लोबल मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा रूल था। क्योंकि वो कॉशियस थे तो एफआईआईज भी कॉशियस हुए, उसकी वजह से मार्केट से इन्होंने क्या किया, अपनी सेलिंग को बढ़ाया। वहीं डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने मार्केट को संभाला। एसआईपी पावर लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए उभर कर आई, एसआईपी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़कर आया। इससे जो है एफआईआईज कि सेलिंग का प्रेशर इंडियन मार्केट पर उतना ज्यादा बड़ा नहीं पड़ा। एफआईआईज वैल्यूएशन से डर रहे थे। इंडिया चीप मार्केट नहीं है इस वक्त। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां हैं वो लगातार बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए अपने अंदरूनी मार्केट को बचा रही हैं। वहीं अगर रुपए की बात करें तो लगातार आपने देखा कि पिछले साल में हम लोगों ने रुपए को थोड़ा सा नीचे वीक होते हुए देखा, वीक सेंटिमेंट में देखा। करेंसी रिस्क का रिस्क भी हम लोगों ने झेला। फॉरेन मनी हमेशा से इस बात को लेकर के हम लोगों के ऊपर एक करेंसी का प्रेशर बनाता रहा। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर बात करें कि क्या अब जनवरी में इसका इफेक्ट है, तो जनवरी में भी इसके इफेक्ट को कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। फ्रेश एलोकेशन का इंतजार लगातार मार्केट कर रही है, आपको भी इस पे पैनी नजर बना के रखना है। डीआईआईज जो है सेलेक्टिवली खरीदने के लिए आज भी मार्केट को होल्ड कर रहे हैं, बट ब्लाइंडली नहीं खरीद रहे हैं। इस बात को लेकर के डेटा आपको यह सुझाव देता है। पीएसयू सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू स्टॉक्स ने जो है इंटरेस्ट, डिविडेंड और वैल्यूएशन तीनों को ठीक ठाक मैनेज करते हुए मार्केट को पिक्चर के पीछे से बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। वहीं अगर हम लोग आईटी की बात करें तो थोड़ी हेजिटेट रही। क्यों? क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप चाचा के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को लगातार देखा, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, तो उसका असर बहुत बड़ा आईटी सेक्टर में पड़ा, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर हेजिटेट रही। लेकिन बीच में टैरिफ
थोड़ा सा कंट्रोल होने की वजह से आईटी सेक्टर की सांस भी बेहतरीन हुई, क्योंकि मार्जिनल जो अमाउंट था, मार्जिनल गैप होता ना कि यहां से हम कोई चीज वहां भेज रहे हैं, वहां से कोई चीज हम यहां भेज रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो डॉलर और रुपीस की लड़ाई था उसका मार्जिन का इंपैक्ट जो है इन लोगों के ऊपर अच्छा खासा पड़ा। साथ ही साथ यूएस के स्लो डाउन का रिस्क भी इनके ऊपर आया था, उसको लेकर के भी मार्केट ने पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा था। फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें तो पूरे सेक्टर में नहीं, लेकिन अगर चुनिंदा नाम की बात करें तो वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला। फ्लो ड्रिवन मार्केट रही, प्राइस मनी डिसाइड कर रही है कि मार्केट की कंडीशन और मार्केट की डायरेक्शन किधर की ओर होनी चाहिए। सेक्टर बज की बात कर लें, सेक्टरोरियल बात कर लें, तो मेटल जो है वो रिकवरी होप में आज भी है, क्योंकि चाइना न्यूज का की ड्राइवर बना हुआ है, राइट। तो चाइना पे आपको बहुत खासा नजर रखना पड़ेगा ट्रेड के संदर्भ में। आईटी सेक्टर थोड़ा सा डल रहा है, लेकिन डील के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डील पॉजिटिव होती है तो आईटी सेक्टर में भी हमें सुधार देखने को मिल सकता है। फार्मा थोड़ा डिफेंसिव बना हुआ है, अभी भी ये दवा का काम करती है, लेकिन इसको खुद की दवाई ढूंढने का एक थोड़ा सा होप में बना हुआ है। अनसर्टेनिटी का प्रेशर इसके ऊपर बना हुआ है, सेफ्टी का इसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि दवा बनाने वाली कंपनी खुद की भी दवा कर ले जाएगी। लेकिन इन सभी के बीच में मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि किसी प्रकार का इसको बाइंग, सेलिंग, होल्ड और अन्य किसी भी टिप्स सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप इसे न जोड़ें। यह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, जहां अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि सप्ताह के पिछले बाजार आज के दिन एनालिसिस करते हुए अगले सप्ताह की मार्केट की डायरेक्शन को तय कराना। तो हम यहां पर किसी प्रकार के आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, तो कृपया आपसे भी रजिस्टर्ड या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से ही आगे की किसी भी दिशा और दशा को तय करें। अगर वहीं एफएमसीजी मार्केट की बात करें तो मार्जिनल प्रेशर आज भी बना हुआ है, कॉस्ट अभी भी बहुत हाई है, लेकिन परफॉर्मर बना हुआ है। पीएसयू बैंक स्टेबल रहे, कोई एक्साइटमेंट नहीं रही, कोई फियर भी नहीं रहा ना, तो ये भी सो एंड सो में चलता रहा। अगर हम लोग रियलिटी की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग रही, रेट्स कट्स की बात रही, वैल्यूएशन का इंपैक्ट रियलिटी सेक्टर्स पे भी पड़ा। ऑटो थोड़ा मिक्स्ड रहा, सेल्स गुड रही, स्टॉक थोड़े एक्सपेंसिव रहे, लेकिन इन्होंने मार्केट को बैक से बहुत अच्छा संभाला। एनर्जी की बात करें तो क्रूड की वजह से थोड़े इंपैक्टेड रहे। लिंक इन करके अगर आप पढ़ना जानते हैं तो ऑयल की डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती है एनर्जी सेक्टर के लिए, तो ऑयल के उधर इंपैक्ट इस एनर्जी सेक्टर में खासा देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रहा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रहा, लेकिन इसका भी इंपैक्ट पिक्चर के पीछे ठीक रहा। डिफेंस थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ क्योंकि युद्ध थोड़े से रुकने शुरू हुए, तो रनअप के बाद से थोड़ा पॉज है, क्योंकि पीछे अगर हम लोग 6 महीने बात करें तो डिफेंस खासा मार्केट में न्यूज बटोरता रहा। कॉर्पोरेट की बात करें तो आपको देवयानी जो है, शेफायर्स मर्जर, स्केल बढ़ेगा, सिनर्जी बेनिफिट इनको देखने को मिलेगा। कोल इंडिया अपने नियर हाई के पास है, पॉलिसी प्लस डिविडेंड की स्टोरी देखने लायक है। पीएसयू डिविडेंड की बात करें तो एक्सपेक्टेशन कैश फ्लो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शंस की भूमिका निभा रहे हैं। आईटी गाइडेंस की बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर में रहा, लेकिन फ्यूचर में अर्निंग्स जो है अनसर्टेन बनी हुई है, लेकिन देखने योग्य बात है। एनबीएफसी की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो एसेट जो है क्वालिटी फोकस पे काम कर रही है। रिस्क कंट्रोल इस सेक्टर में बहुत जरूरी है, तो अगर कोई भी एनबीएफसी सेक्टर अगर रिस्क कंट्रोल करती है कंपनी, तो वहां पर एक अच्छा बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी की बात करें तो रूरल डिमांड हमेशा से फोकस में रहा है, जो कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। विलेज जो है स्पेंडिंग की जो है बना हुआ एफएमसीजी मार्केट में। अगर हम सीमेंट कॉस्ट की बात करें तो प्रेशर में रहा, कोल थोड़ा प्रेशर में रहा, फ्री हाइट इंपैक्टेड रही। कैपिटल गुड्स की बात करें तो आशावादी रही, कैपेक्स साइकिल आज भी जीवित है, तो इसलिए रोटेशन जो है वो लगातार बना हुआ है। एविएशन फ्यूल सेंसिटिव रहा, अगर हम एविएशन फ्यूल की बात करें तो सेंसिटिव रही है क्योंकि वो क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ है, तो मार्जिन क्रूड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्रूड का इंपैक्ट भी एविएशन फ्यूल पर डायरेक्ट देखने को मिला। मिड कैप प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हुई, ओवरहीटेड स्टॉक्स कूल हो रहे थे क्योंकि मिड कैप लगातार बैकएंड से परफॉर्मर बनी हुई थी, लेकिन रिस्क भी साथ में उतना ही जोड़ी हुई थी।
अगर हम आईपीओ की बात करें तो इस वक्त आईपीओ की सिर्फ एक ही धूम मची हुई है कि किसी तरह आईपीओ को लाया जाए और आईपीओ को किसी भी तरह डे फर्स्ट में आईपीओ गेन लोगों को दिला करके दिखा करके हम वहां पर एक सेफ एग्जिट का नाटक शुरुआत से देखने को मिला। लगातार आप पीछे के मार्केट्स को आईपीओ के सेक्टर में देखेंगे तो आपको हमेशा इस तरह के पैटर्न्स को देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने पीछे आप लोगों को द्रोणाचार्य के नाम से वीडियो बना करके भी दिखाया बताया था कि किस तरीके से आईपीओ का इस वक्त मार्केट चल रहा है। तो आईपीओ को लेकर आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होना है, लेकिन आईपीओ अभी भी एक्टिव रहा है। 2026 के लिए इसका रोड मैप बहुत अच्छा रहा है। रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम करके रखे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आईपीओ को हिट कराने के संदर्भ में। लिस्टिंग गेन थोड़ा रेयर है, क्विक मनी इस साल थोड़ा सा देखने को कम मिल सकती है, तो इसलिए आपको एक सेलेक्टिव और एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी को एनालिसिस करने के बाद ही आईपीओ में किसी प्रकार से पार्टिसिपेट करने का मूड बनाना चाहिए। अगर एसएमई आईपीओ की बात करें तो वह रिस्की है, क्योंकि लिक्विडिटी का इश्यू लगातार जब बाजार में बना हुआ है तो उस संदर्भ में एसएमई जो है हमेशा परफॉर्मर होती है और आईपीओ ला करके मार्केट से पब्लिक से पैसा उठाने की कोशिश करती है। ग्रे मार्केट थोड़ी ठंडी रही है, स्पेकुलेशन आपको कम मिलेगा। जब भी ग्रे मार्केट थोड़ी सी ठंड पड़ती है तो ठंड पड़ने का मतलब विंटर वेकेशन नहीं, ग्रे मार्केट ठंडी हो, ग्रे मार्केट स्लो हो तो स्पेकुलेशन जो है वह कम हो जाती है, तो वहां पर डर का विषय कम हो जाता है। उस स्थिति में हमें आपको किसी भी आईपीओ में पार्टिसिपेट करते समय कंपनी की फंडामेंटल जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्वालिटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली जो है अप्लाई करने से आप इस सत्र में आईपीओ में ट्रैप हो सकते हैं। बिग आईपीओ 2026 में आ रही है, लगातार क्यूज बनी हुई है, लगातार पाइपलाइन में आईपीओ की लिस्टिंग बनी हुई है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां पर जाने के साथ दो चीजों पर हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अच्छी रिसर्च, एक कंपनी का फंडामेंटल। दूसरे शब्दों में कहें तो रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो कॉशियस रही है, लूजेस से थोड़ा सा सीखी है मार्केट और बेटर होने के चांसेस बना के रखी है। बैंकर आज भी आशावादी हैं, पाइपलाइन में रेडी होकर के तैयार होकर के खड़े हुए हैं, परफॉर्मिंग की इंतजार है। वैल्यूएशन का डिबेट आज भी मार्केट में सेम स्तर पे बना हुआ है, हर स्टार्टअप वैल्यूएशन के गेम में लगा हुआ है, तो वहां पे हमको और आपको वैल्यूएशन के गेम में बहुत सीरियस रहना है, क्योंकि प्राइस मैटर करती है। अच्छी प्राइस पे खरीदी हुई चीज ठीक होती है, तो हमेशा कोशिश हमें प्राइस मैटर्स हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लोग एनालाइज बिफोर अप्लाई का तरीका अपने दिमाग में बना लें, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी माइंडसेट, तो आई होप कि आप लोग बहुत बेहतर स्टॉक मार्केट से एक व्यवस्था को जरिए आप अपने कैपिटल को ठीक रख सकते हैं। सेबी ने वहीं पर इस सत्र में, अगर आपने 2020-25 में देखा होगा, तो सेबी ने जो है फिनफ्लुएंसर पर एक तगड़ी नजर रखी है। अनरेगुलेटेड एडवाइजरी जो मार्केट में टिप्स के नाम पे, सेलिंग के नाम से, सब्सक्रिप्शन के नाम पे, बाइंग सेलिंग के नाम पे जो सोशल मीडिया पे इस तरीके से टिप्स चल रही थी, उसकी वार्निंग को लेकर के सेबी ने बहुत बेहतर काम किए हैं। देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, देयर आर नंबर ऑफ लोग जिन पर कार्रवाई करते हुए सेबी ने एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच हमारे आपके लिए रखा है। एल्गो ट्रेडिंग इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, तो एल्गो ट्रेडिंग को लेकर के भी जितनी भी सिक्योरिटी है फेयर प्ले फोकस में है। सेबी की नजर एल्गो ट्रेडिंग पर बहुत तगड़ी है। पंप एंड डंप एक्शन को लेकर के बहुत क्लीन एडवाइजरी है, तो पंप एंड डंप पर भी सेबी की बहुत तीखी और बहुत तगड़ी नजर है। पंप एंड डंप का मतलब होता है कि किसी भी अच्छी कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए लोग इंटर करते हैं, पहले प्राइस को हाइक कराते हैं, उसके बाद वहां से एग्जिट कर देते हैं। तो इस तरीके से पंप एंड डंप के शो से भी आपको बचना है। टेलीग्राम टिप्स बहुत रिस्की है, टेलीग्राम पर भी अकाउंट को लेकर के सेबी की नजर बहुत तगड़ी है, इसलिए आप लोग ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। आप ऐसा ना हो कि टिप सेलिंग और रातों रात अमीर बनने की वजह से किसी इस तरीके से स्कैम में आप फंस जाएं। वेरीफाइड सोर्सेज इन्वेस्टर को हमेशा सेफ्टी रखता है और यही सेबी के इस वक्त की सबसे टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए आपको भी वहां पर एक ध्यान बना के रखना पड़ेगा। कॉम्प्लायंसेस की बात करें तो कॉम्प्लायंसेस थोड़े से स्ट्रिक्ट रखे गए हैं, सिस्टम बहुत क्लियर है, फ्रॉड से बचाने की हमारी आपकी तैयारी है। ब्रोकर डिस्क्लोजर फोकस किया गया है कि जितने भी ब्रोकर हैं वो अपने एजेंट के साथ और सेबी के साथ आपस में जो डिस्क्लोजर्स हैं और ये जो पेपर वर्क है उसकी ट्रांसपेरेंसी को बहुत क्लियर रखें। इस पर सेबी ने एक खासा पुश किया है। एजुकेशन एम्फसाइजिंग किया है कि लोगों को इस चीज को लेकर मोटिवेट किया है कि आप रिटेल इंडस्ट्री में जाएं और रिटेलर्स को स्टॉक मार्केट के संदर्भ में एजुकेट करें, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शंस को
एजुकेट किया जाए, वहां पे कोई शॉर्ट टर्म टिप्स सेलिंग ना किया जाए। फ्री टिप्स एरा को ओवर करने और स्किल एरा को स्टार्ट करने पर लगातार से भी फोकस्ड कर रही है। ग्लोबल मार्केट की बात कर लें तो यूएस मार्केट थोड़ी सी आपको स्ट्रांग होते हुए दिखाई दी है, रिस्क ऑन सपोर्ट बना है जहां से मार्केट ने एक बाउंस बैक किया है। यूरोप अपने हाई के आसपास है, तो जो ग्लोबल मार्केट है वो थोड़ी सी आशावादी हो गई है, तो इसलिए हमको यूरोपियन मार्केट पर भी खासा ध्यान असर देखने को मिल सकता है। डॉलर लगातार आपने देखा है कि स्ट्रांग रही है, इसलिए इमर्जिंग का प्रेशर भी मार्केट में लगातार बना रहा है। ग्लोबल स्टेबल हो जाने की वजह से हेज का जो मूड है वो ठीक हो गया है। क्रिप्टो थोड़ी साइडवेज रही है, रेगुलेशन का वेट कर रही है, क्योंकि लगातार इसमें अलग अलग तरीके से कार्रवाइयां और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। रिसेशन की बात करें तो थोड़ा फियर जो अब तक हम लोग रिसेशन का सुन रहे थे, जहां तक जनरली हम लोग यूरोपियन मार्केट में और सबसे ज्यादा स्पेशली सुन रहे थे अमेरिकन मार्केट में रिसेशन को, तो उसका फियर जो है, उसका डर जो है वो थोड़ा सा खत्म हुआ है, थोड़ी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, इसलिए मार्केट फिर से आशावादी हो गई है। लेकिन इसी पिक्चर में चाइना को जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चाइना कमोडिटीज मार्केट को ट्रिगर कर सकती है, इसलिए वहां पर हम लोग आज भी आशावादी बने हुए हैं। जियोपॉलिटिकल न्यूज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क हमेशा जियो पॉलिटिकल टेबल पर जरूर देखने को मिल जाता है, इसलिए न्यूज को लगातार फॉलो करते रहें, क्योंकि न्यूज का असर सीधा आपको बाजार पर देखने को मिलता है। इंडिया अगर लॉन्ग टर्म्स की बात करें तो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नॉइजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ठीक दिखाई दे रही है 2026 के डेटा के अनुसार, क्योंकि ग्लोबल कॉज जो है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल है। ओवरनाइट किसी भी समय कोई भी रिस्क की दुर्घटना हो सकती है, तो हमें ग्लोबल माइंडसेट को भी बहुत तगड़ा ध्यान में रखना है। चलिए इसी कड़ी में हम लोग अपने ट्रेडर भाइयों की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी कैसी रही, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ी कंट्रोल में रही, रेंज बाउंड सेटअप रहा। मार्केट ने 4 दिन कंसोलिडेट किया, तो एक दिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी बनाई। ब्रेकआउट ट्रेंड्स लगातार स्ट्रगल में रहे, फॉल्स मूव सबसे ज्यादा देखने को मिले। लेकिन अगर हम लोग उसी में बात करें, जब मार्केट कंसोलिडेट हो जाती है तो ये स्कैल्पर के लिए वरदान हो जाती है। स्कैल्पर जो है वो एक्टिव हुए और छोटे छोटे स्मॉल मूव्स का गेम उन्होंने पूरे टाइम पे बाजार में ठीक ठाक 4-5 दिन लगातार करने का उनको मौका मिला। लगातार लिक्विडिटी प्ले के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग पूरे टाइम मार्केट में चलती रही। इंडिया विक्स लो रही तो सडन स्पाइक का हमेशा पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। न्यूज के हमेशा मार्केट में हर तरह के न्यूज बने ही थे। Q2 का रिजल्ट आ रहा था, फेड का रिजल्ट आ रहा था, टैरिफ की वॉर चल रहा था, इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूज जो है मार्केट में ट्रैवल कर रहे थे। इसकी वजह से मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट का फ्लो जो है वो इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं था, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिला। स्ट्रक्चर में भी देखा जाए तो स्ट्रक्चर भी मार्केट का ना तो एक पॉजिटिव वे में था, ना तो एक गिरावट वे में था, लेकिन मार्केट एक टाइट रेंज में जरूर चली। उसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग अगर जिस व्यक्ति ने किया तो उसने अपनी कैपिटल को लॉस किया। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में देखा जाए तो रिस्क जो है रिवॉर्ड से थोड़ा बड़ा रहा। सर्वाइवल फर्स्ट की नीति से जितने लोगों ने ट्रेड किया होगा वो पॉजिटिव रहे होंगे, क्योंकि इस दुनिया में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इमोशन जो है इस दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन है। तो इसलिए आप लोग इस चीज को थोड़ा सा सीरियस रहिए। बाकी ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट के सेंटिमेंट को देखें, मार्केट की कंडीशन को देखें, तो मार्केट इस सत्र में 2026 में जो है अपनी अपॉर्चुनिटी को लेकर के पॉजिटिव बना हुआ है। इंडेक्स को आप गैम्बलिंग की तरह मत देखिएगा, बहुत रिसर्च के साथ देखिएगा। तो इस सत्र में यहां तक की न्यूज जो भी कवर रही मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। यदि अगर आप न्यूज को और विश्लेषण में चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को लेकर के सूचित करें। बाकी आप सभी लोगों के लिए सूचना ये है कि आप लोग ट्रेडिंग का महाशास्त्र और ट्रेडिंग का महापाठ जो कि आप लोगों को शाम में 5:30 बजे और शाम में 7 बजे, ये दोनों में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या बेस्ट टाइम आप लोग के लिए हो सकता है। तो आप लोग आकर के वहां पे लाइव क्लासेस को जरूर कंटिन्यू करें और ट्रेडिंग की महाशास्त्र की जो क्लास संडे के दिन, रविवार के दिन लाइव चलती है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें, जो कि आपकी MACD और वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी पर इस बार के लिए रखी जाएगी। तब तक आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आप लोगों के लिए मंगलकारी हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस।